के रिएक्शन को और आरबीआई की कमेंट्री को बाजार की नजर से डिस्कस करने के लिए नितिन धर्मावत ऑरम कैपिटल के को फाउंडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सबसे पहले आप बताइए कि बाजार क्यों रिएक्ट किया ऐसा? मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी कमेंट्री आई थी। हेलो अजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। पूरी तरह से एग्री करता हूँ अजय जी, बहुत ही अच्छी कमेंट्री थी और काफी बुलिश कमेंट्री थी। जैसा कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, आरबीआई और गवर्नमेंट ग्रोथ को नहीं मारना चाहिए। इन्फ्लेशन का कंसर्न है, बना हुआ है, लेकिन आप काफी चीजें दूसरी जो है वो कंट्रोल में भी आई है। जैसे मेटल के प्राइसेस काफी कम हुए हैं, थोड़ा क्रूड का बढ़ना हुआ है और वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। और वोलेटिलिटी है कि जब कमेंट्री आई तो उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ते हुए दिखे, जैसा अभी डिम्पी बता रहे थे, और उसके बाद वो करेक्शन आया उसमें मार्केट में। ये वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हम इतना छोटा नजरिया देखने के बजाय थोड़ा बड़ा देखें हम, तो ओवरऑल इंडस्ट्री से बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और इसको लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। कुल तो अभी अगर थोड़ा बड़ा नजरिया लें तो आपने अपने पोर्टफोलियोज में किस सेक्टर्स में पोजीशन ऐड करना शुरू कर दिया, या आपने फायदा उठाया ये पैनिक लास्ट 3-4 महीने में जब जब बड़ी गिरावटें आई, आपने कहाँ पे एडिशन किया? अगर स्टॉक्स ना बताएं तो एक फ्लेवर दे कि कहाँ पे आपको वैल्यू दिखी। हाँ, देखिए काफ़ी सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में हम ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, कुछ में हमने फ्रेश एंट्रीज़ ली हैं और वैल्यूएशंस तो ऑफ़ कोर्स काफ़ी रीज़नेबल हो गए हैं कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज़ कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो वो सेक्टर जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल गुड्स के, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरह से जब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, कॉन कॉल सुनते हैं, तो काफ़ी बुलिश सिनेरियो है वहाँ पे और काफ़ी लंबे समय बाद वहाँ पे तेज़ी आई है। तो ये सस्टेन करना चाहिए कैपिटल गुड्स के। फिर उसके अलावा रियल एस्टेट, जो हम थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे, रियल एस्टेट में जिस तरह से जो चेंजेस हुए हैं अभी हाल, और रियल एस्टेट के लिए जो फंडिंग अवेलेबल होगी, एडिशनल फंडिंग, वो भी उसके लिए पॉजिटिव ही है वो सेक्टर के लिए। फिर उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें बोथ प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स, दोनों में वैल्यूएशन काफी रिजनेबल है और वो हमें कंसिडर करना चाहिए। अदर देन दैट ऑफ कोर्स पावर, देन फार्मा, healthcare, cement, refineries, all this, sectors are quite good, and we are quite bullish on these sectors. नितिन, जिस तरह के जीआरएम्स थे उसको देख के ऐसा नहीं कि शेयर्स चले नहीं है। एमआरपीएल चला है, हमने तो दर्शकों के सामने भी रखा, चेन्नई पेट्रो चला, रिलायंस चला, सुप्रीम पेट्रो जैसे कई शेयर्स चले हैं। आपको लगता है कि डिस्काउंट हो गया है या फिर अभी और चल सकते हैं? क्योंकि इस बार के क्वार्टरली जब नंबर्स आएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत शानदार आएंगे, लेकिन ये बात भी तो उतनी ठीक है ना कि भाव भी 40% बढ़ गए। 100% एग्री, फुल्ली एग्री विथ यू ऑन दिस। ये बहुत तेजी से बढ़े हैं भाव, लेकिन काफी रीजनेबल प्राइस पे थे ये सब स्टॉक्स, ये सब सेक्टर के। तो अगर हमने इसमें कोई पोजीशन ली है और इतना तेजी से बढ़े हैं, तो ये सेंसिबल रहेगा कि थोड़ा हम उसको ट्रिम डाउन करें, स्पेशली रिफाइनरी सेक्टर का जो हम बात कर रहे हैं। नितिन, हाय, पूजा हियर। अभी इस वक्त अगर मैक्रो की बात करें, मैक्रो फैक्टर्स की बात करें, ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें, तो अभी भी इस हफ्ते हम देखेंगे कि काफ़ी सारे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आने वाले हैं। भारत में भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, यूएस में भी महंगाई के नंबर्स आएंगे, जिसको कि अब मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। आपको क्या लग रहा है, अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आए तो क्या बाजार में और गिरावट बढ़ सकती है? इसको कितना अहमियत देगा मार्केट? देखिए, मैक्रो का एक लिमिटेड स्कोप होता है किसी भी मार्केट के लिए, और हम देख रहे हैं कि जो करेक्शन आया है इसमें काफी हद तक इन चीजों को कवर कर लिया है मार्केट ने, एज्यूम कर लिया है इन चीजों को। इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी क्लोज टू 5 हो गए हैं। मुझे लगता है कि 6.5 मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जाना चाहिए, और वो काफी हद तक मार्केट का प्राइस इन हो रहा है उसमें। और इन्फ्लेशन भी मुझे लगता है ना कि काफी कंट्रोल में आना चाहिए। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट कपल ऑफ मंथ्स नाउ। मेटल सेक्टर, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, हमने ऑलरेडी उसमें करेक्शन देखा है। मेटल प्राइसेस में 10, 15, 20% के करेक्शन आ गए हैं मेटल के प्राइसेस में। गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं वहां पर। तो ओवरऑल मुझे इतना खराब सिनेरियो नहीं लगता है, और मैक्रो का एक लिमिटेड स्कोप है। मैक्रो के बियॉन्ड हमें स्टॉक स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखना चाहिए कि कहाँ पे ग्रोथ बन रही है और कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और वहां पे बुलिश रहना चाहिए।
नितिन, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। हमने देखा लास्ट कुछ दिनों में ऑटो स्टॉक्स काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि ज़रा देखें उनकी बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है। ग्रोथ तो सबको पता ही है कि सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से नहीं आ पा रही है, वरना तो 8-9 लाख गाड़ियों की अनमेट डिमांड है जो ये सप्लाई नहीं कर पाए। एटलीस्ट ये डीलर एसोसिएशन के हेड ने बताया था हमें। आपके स्क्रीन पे इस समय एक डेटा मैं रन कर रहा हूं, इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। वो है कैश ऑन बुक्स ऑटो जो कि आप बैठे हैं पूना में ऑटो हब है, तो कैश ऑन बुक्स जो है वो कंपनियों का वर्सेस द मार्केट कैप। अगर हम देखें तो बजाज ऑटो के करीब 5-6 हज़ार करोड़ है, जो कि 5% ऑफ देयर मार्केट कैप है। डॉक्टर साहब और डेटा लेके आइए वापस, मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज। मैं आपको बताता जाता हूँ, आप नंबर बताते जाइए। हीरो पहले वाले का 5% है, हीरो मोटर के बाद हीरो मोटर का 11% है करीब करीब। ये हीरो मोटर के बाद 6%, 6,000 करोड़ है, 52,000 करोड़ के 11% बनता है जी। 11%। मारुति का देखिए 7,000 करोड़, ये इसका 3% है करीब करीब बनता है। 3%। और आइए और घुमाइए डेटा, ये आ गया अशोक लीलैंड होगा। अशोक लीलैंड का है 40,000 करोड़ पे 2,500 करोड़ का कैश, ये करीब 6% के आसपास बनता है। 6%। टीवीएस मोटर छोड़ दीजिए, सबसे कम है वो तो 1.5% है, सबसे कम ही है। M&M के पास भी करीब करीब 9% है। तो आपको जो कंपनी चुननी चाहिए जिसके पास ज्यादा है वो है एक M&M, दूसरा होगा अशोक लीलैंड, तीसरा सबसे ज्यादा तो हीरो मोटोकॉर्प के पास ही है जो कि 11% है, और फिर आता है बजाज ऑटो। नितिन, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसलिए ये डेटा पूछ रहा हूँ कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द मार्केट को ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज अभी कैश ऑन बुक्स रखी हुई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो रहा है, तो क्यों ना वो बायबैक जैसी चीजें कंसिडर करें। कुछ एनालिस्ट से जब हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है, तो इसलिए कैश ऑन बुक्स पे नजर गई हमारी। आपका क्या व्यू है वैल्यूएशन पे और इस पॉसिबिलिटी पे? देखिए, वैल्यूएशन तो रिजनेबल है, उनके कैश ऑन बुक्स हैं, तो वो बायबैक का स्टोरी बनता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बट ओवरऑल ऑटो सेक्टर को हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, एक वो जो डिसरप्ट हो सकते हैं, दूसरे वो जिसमें डिसरप्शन के चांसेस कम है, तो थोड़ा ठीक रहेगा अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर हम बायबैक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ऑफकोर्स जिनके पास कैश ज्यादा है, बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ है और मैनेजमेंट का हिस्ट्री है रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स, तो वो बायबैक का स्टोरी वहां बन सकता है, बायबैक का एक स्ट्रेंथ बन सकता है वहां पर। लेकिन जो कंपनीज जहां पे ईवी की वजह से डिसरप्शन हो सकता है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ईवी वर्सेस नॉन ईवी, जहां पे से फॉर एग्जांपल कमर्शियल व्हीकल्स, वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है अभी हाल, तो इन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें वो देखना चाहिए, या ऐसे ऑटो एंसिलरीज देखना चाहिए जो ईवीज को या नॉन ईवीज को दोनों को सप्लाई कर रहे होंगे, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। नितिन, आपने ना एक कहावत सुनी होगी कि जहाँ पे धुआं होता है कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है, तभी तो धुआं आ रहा है। और ये ऐसे नहीं है डाटा आ गया। अजय, आपने कुछ ना कुछ तो देखा जो आप बता नहीं रहे हो लेकिन आप बताना चाह रहे हो, ये नितिन भी सुनना चाहते हैं एक्चुअली। देखिए, आईटी में भी यही था कि इतनी कैश ऑन बुक्स थी, और आप आईटी कंपनी देखिए रेगुलर बायबैक करके आरओई को बूस्ट करते रहते हैं। हाँ, तो कहीं कुछ सेक्शन ऑफ द मार्केट को ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसी कंपनीज जब ग्रोथ पूरी तरह फुली नहीं आई है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी लो है, कैश ऑन बुक्स हेल्दी है, तो क्यों ना छोटा मोटा बायबैक करके अपनी आरओई को बूस्ट किया जाए। इसलिए नजर डालना और इन्वेस्टर्स का अटेंशन ड्रॉ करना इनकी तरफ जरूरी है, इसलिए मैंने ये चर्चा आप सब। परफेक्ट पॉइंट है अजय जी आपका। और एक्चुअली उसमें भी जैसा मैं बोल रहा था कि ईवी वर्सेस नॉन ईवी, जो नॉन ईवी जो ईवी से डिसरप्ट हो सकती हैं वो कंपनी, उनमें जो ये जो लार्ज बैलेंस शीट वाली कंपनीज हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं, जिनके पास कैश है, दे कैन ऑलवेज गो टू ईवी साइड एज वेल एंड एक्सप्लॉइट द मार्केट। दे हैव नॉट डन दैट सो far. All the companies have not done that aggressively, but as technology matures, they have all the wherewithal of the balance sheet कि वो उसका पूरा फायदा उठा सके। बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये प्लेट आपके सामने आई। जब अजय अच्छे से नहीं बता पा रहा तो हमने दोबारा से उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो अब बात सामने निकल के आई ना, और नितिन ने भी इस बात को ओके कर दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये जो है ना, नितिन जहाँ बैठे हैं वो बजाज ऑटो का प्लांट के क्लोज है, बजाज है, अब बहुत सारी ऑटो एंसरी है, भारत फोर्ज। तो आप ये कहना चाहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है, कह नहीं सकते कुछ, लेट्स सी। ठीक है नितिन, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, तो ऑटो कंपनीज की बात हुई, पूजा ने आपसे मैक्रो के बारे में पूछ लिया, मेरे को सिर्फ अब ये पता करना है कि देखो आरबीआई अपना काम करता है, उसको तो इन्फ्लेशन रोकना है, मोटा मोटी उसका ऑब्जेक्टिव, सरकार को ग्रोथ करनी है। सरकार अब ये कहती है कि इस साल हम तो मोनेटाइजिंग करके रहेंगे। आपको पता है कोल इंडिया के कोल की कुछ खदानें हैं
सरकार उसको भी बेच रही है। वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए वहां से भी ले आएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। और नॉन लिस्टेड कंपनीज है, खदानी है कि लिस्ट कहाँ से होंगी ये। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या इस बार सरकारी कंपनीज को इस पूरे FY 23 के अंदर ध्यान रखें, चलेंगे, री रेटिंग होगी सारी कंपनियां? लोग बहुत पेसिमिस्ट हो चुके हैं सरकारी कंपनियों को लेके, क्योंकि उनमें रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जो हम बोलते हैं ऑप्शन चॉइस, वो है अभी गवर्नमेंट के सामने। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे रेवेन्यू के सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो यही सोर्सेज बचेंगे। जैसे LIC का उन्होंने लिस्टिंग किया है, अभी सब्सिक्वेंटली ये सुनने में आ रहा है कि अभी EPF के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे मार्केट में। तो वो मार्केट को तो बढ़ा के रखना ही चाहेंगे, ताकि उनके जो प्राइवेटाइजेशन के मोटिव्स हैं और जो वहां से रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके। तो ये मुझे नहीं लगता है कि सरकार ग्रोथ को किल करेगी इन्फ्लेशन को लेके। वो दोनों का एक बैलेंस लेके चलना चाहेगी और मार्केट को इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने देगी। जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे ईमेल में अभी भी आई है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। आप दोनों से, आप और डिम्पी दोनों वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के को पढ़ते हैं और उसके स्टूडेंट हैं। ऑटो की बात चल रही है, राइट? अभी मेरे ईमेल में एक न्यूज़ ये आई है कि पोर्शे ने प्री ओन्ड कार सेगमेंट को लॉन्च कर दिया है। ये वैल्यू इन्वेस्टर्स, आप और डिम्पी जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। नहीं, ये तो नितिन का ही काम का है। नितिन आपके काम का है पोर्शे इंडिया में। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात होगी पुणे में, तो आप पोर्शे लेके आइएगा मिलने के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। फिक्स है ना, बात पक्की, फिक्स है, लॉक कर दे? 100%। ठीक है सर। ऑलराइट नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली है। खैर, इस बीच